हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है और आज हम करेंगे करेंसी एंड कॉइनेज, कैंसलेशन ऑफ लीगल टेंडर, टैक्स सिस्टम एंड एआकर सेतु। एआकर सेतु इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ टैक्स सिस्टम। तो शुरू करते हैं करेंसी एंड कॉइनेज से। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक ऐसी पीएसयू है जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर काम करती है फॉर करेंसी एंड कॉइनेज, और ये बनी थी 9 यूनिट्स को मिलाकर। इसमें 4 मिंट्स है, 4 प्रेसेस है, जिसमें 2 करेंसी नोट प्रेसेस है और 2 सिक्योरिटी प्रेसेस है और एक पेपर मिल है जो कि पहले अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स काम करती थी। और ये कंपनी बनी थी 2006 में अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। और इसका काम क्या था? सिक्योरिटी पेपर्स बनाना, कॉइन्स की मिंटिंग करना, करेंसी प्रिंट करना, बैंक नोट्स प्रिंट करना, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स बनाना, पोस्टेज स्टैम्प्स बनाना एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाना, ये सारे इसके काम है। तो ये कंपनी आरबीआई को करेंसी एंड बैंक नोट्स एंड कॉइन्स सप्लाई करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स सप्लाई करती है एंड पोस्टल डिपार्टमेंट को पोस्टल स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स सप्लाई करती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पासपोर्ट, वीजा, स्टिकर्स एंड बाकी के जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं वो सप्लाई करती है। और इसमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं लाइक कमेमोरेटिव कॉइन्स, एमआईसीआर एंड नॉन एमआईसीआर चेक्स। तो कमेमोरेटिव कॉइन्स होते क्या है? कमेमोरेटिव कॉइन्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर डे उसकी याद में इशू किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उनको बोलते हैं कमेमोरेटिव कॉइन्स। तो एमआईसीआर चेक्स क्या होते हैं? एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो चेक होता है ना, चेक के अगर आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में देखोगे तो वहां पे एक नीचे कैरेक्टर्स कुछ दिए होते हैं। तो उन कैरेक्टर्स से क्या पता लगता है? उन कैरेक्टर से पता चलता है कि ये चेक कौन सी बैंक का है और कौन सी बैंक ब्रांच का है। तो उसलिए एमआईसीआर चेक्स यूज किए जाते हैं। तो जो SPMCIL बनी थी, ये बनी थी 50-50 ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इन 2010 विद द भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। और इसका नाम क्या रखा गया था? बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट था जो कि बैंक नोट पेपर मिल बनाता था और इसकी कैपेसिटी थी 12,000 मिलियन टन्स पर एनम। ये 2 स्टेट्स में बनाता था। 6,000 MT पर एनम पर पेपर लाइंस इसका काम था। तो फिर नेक्स्ट आता है कैंसलेशन ऑफ लीगल टेंडर। अब बात है 8 नवंबर 2016 की। आपको पता ही होगा 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमारे मोदी जी लाइव हुए थे और उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जितने भी 500 और 1000 के नोट चल रहे हैं वो सारे आज के बाद बंद हो जाएंगे और नए करेंसी नोट्स आएंगे 500 के और 2000 के। तो ये तो सबने अनाउंसमेंट सुनी ही होगी 8 नवंबर की। तो 8 नवंबर को जब 500 और 1000 रुपए के नोट जो सर्कुलेशन में चल रहे थे वो जब बंद हो गए, तो उसके बाद अब उनका जो लीगल टेंडर दिया हुआ था उसको भी कैंसिल कर दिया थ्रू एन ऑर्डिनेंस। एक ऑर्डिनेंस इशू किया और उसके थ्रू उसका लीगल टेंडर भी कैंसिल कर दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। तो टैक्स सिस्टम होता क्या है? टैक्स होता है कोई भी सिटीजन या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये अपनी कुछ इनकम का जो भी कमाते हैं उसका कुछ कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को देते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स। और टैक्स को मेनली यूज किया जाता है फॉर वेलफेयर वर्क, लोगों के वेलफेयर के लिए इनको यूज किया जाता है टैक्स को। जो भी टैक्स लगाती है गवर्नमेंट या टैक्स इकट्ठा करती है, ठीक है, ये 3 लेवल्स पे होता है। टैक्स इंपोज करना एंड टैक्स कलेक्ट करना। एक तो होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे और एक होता है लोकल लेवल पे। और जो टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, और ये होती है, इसकी जो रेशियो होती है सेंटर स्टेट की वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की हुई है। अब ये किसी भी रेशियो में हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि टैक्स कहां से कलेक्ट किया गया है। ये 50-50 की रेशियो में भी हो सकता है, 70-30 की रेशियो में भी हो सकता है, 90-10 की रेशियो में भी हो सकता है। अब इस टैक्स को टाइम टू टाइम रैशनलाइज करने के लिए फाइनेंस कमीशन सेटअप किया गया था।
फिर हम बात करते हैं आयकर सेतु की। आयकर सेतु क्या है? ये बेसिकली एक मोबाइल ऐप है जो एंड्रॉयड फोन पे, iOS प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। इसका काम क्या है? इसका आयकर सेतु का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनहांस टैक्स पेयर सर्विसेज। टैक्स पेयर सर्विसेज को थोड़ा इजी बनाना, मोबाइल एक्सेस बनाना टैक्सेस का, सो दैट के मोबाइल से ही बंदा अपना टैक्स पे कर सके। तो ये वेबसाइट कब लॉन्च हुई थी? ये वेबसाइट लॉन्च हुई थी 2017 को। तो आयकर सेतु का काम क्या है? टू फैसिलिटेट द ऑनलाइन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ऑनलाइन टैक्स पे करना। टीपीएस हायरार्की जो होती है, टैक्स पेयर सर्विसेज की हायरार्की, उसकी कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन इसमें सारी दे रखी है। और इसमें और भी बहुत सारी फीचर्स है, लाइक आज की मॉड्यूल हो गया, टैक्स ज्ञान हो गया, टीडीएस हो गया, ये सारे आयकर सेतु पे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो फिर हम बात करते हैं टैक्स सिस्टम की। टैक्स सिस्टम एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है उसमें आती है कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का राइट होता है स्टेट पे, स्टेट उसको कलेक्ट करती है और उसको स्पेंड करती है। टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है इनकम पे और वेल्थ पे। इनकम और वेल्थ वाले जो टैक्स है वो इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्सेस है। जो इनकम पे टैक्स लगता है वो होता है जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स। किसी कॉर्पोरेशन पे जो टैक्स लगता है डायरेक्टली उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, और जो किसी पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और जो वेल्थ पे टैक्स लगाया जाता है ये भी दो तरह का होता है, वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, और भी है, मतलब इंपॉर्टेंट ये दो है, वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स। अब गिफ्ट टैक्स में क्या होता है? ऐसे नहीं है कि किसी ने किसी को गिफ्ट दिया और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसमें है कि किसी ने किसी को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया, सपोज किसी ने दे दी 50 लाख की गाड़ी, किसी को गिफ्ट कर दी, तो उस पे उसको गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि 1000-1500 का किसी के बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया तो उस पे टैक्स लगेगा, ये नहीं है। ये कोई बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट जब देते हैं तो उस पे गिफ्ट टैक्स लगता है। नेक्स्ट आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली किसी अथॉरिटी को जब गवर्नमेंट को पे नहीं करते, ये एक्चुअली पास ऑन होते हैं आगे की आगे, और जैसे ये आगे आगे पास ऑन होते हैं तो इनकी जो कॉस्ट होती है वो भी बढ़ जाती है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाए जाते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं या परचेज करते हैं तो उन पे इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं। सपोज आप कहीं शॉप पे गए, यहाँ वहां पे आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदा, कोई भी कोका कोला खरीद लिया, तो खरीद कर आपने पी लिया, तो वो आप जो कोक की बोतल खरीद रहे हो उसपे जो टैक्स है वो आप किसको दे रहे हो? शॉपकीपर को दे रहे हो। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, आप शॉपकीपर को पे कर रहे हो। तो वो शॉपकीपर आगे देगा जिसके थ्रू उसने कोक की बोतल वो खरीदी है, तो वो उसको टैक्स देगा। और जो कोका कोला की कंपनी है वो डायरेक्ट आगे गवर्नमेंट को टैक्स देगी। तो ये आगे की आगे पास ऑन होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक्साइज टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, वैट हो गया, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ये सारी एग्जांपल्स इनडायरेक्ट टैक्सेस की है। जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इसमें कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटीज, सेल्स टैक्स ये भी आ जाते हैं। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो एक्साइज ड्यूटीज एंड कस्टम्स लगा सकती है एक्सेप्ट और अल्कोहलिक लिक्वर्स एंड नारकोटिक्स, इन दोनों को छोड़कर ये कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि जो सेल्स टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट की सेल्स टैक्स पे एक्सक्लूसिव यूरिस्डिक्शन होती है। एक्सक्लूसिव यूरिस्डिक्शन मीन्स के स्टेट गवर्नमेंट ही सेल्स टैक्स लगा सकती है। जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, जो मेजर पार्ट जो टैक्सेस का सेंटर को मिलता है वो आता है एक्साइज ड्यूटी से। द मेजर टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज फॉर स्टेट, अब जो स्टेट के मेजर टैक्स सोर्स रेवेन्यू है वो आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स। अब देखो हमने पहले बात करी थी सेंटर की, सेंटर को एक्साइज ड्यूटी पे जो सेंटर टैक्स लगाती है वहां पे उसको ज्यादा पैसा आता है, ठीक है। अब जो स्टेट है, स्टेट को भी तो कहीं से टैक्स से पैसा आगे आएगा ना। अब स्टेट को कहां से आता है? एक तो जो यूनियन एक्साइज ड्यूटीज पे टैक्स लगता है उसका शेयर स्टेट को मिलता है,
एक्साइज ड्यूटी वाला। दूसरा जो इनकम टैक्स होता है उसका शेयर भी स्टेट को मिलता है। और उसके अलावा स्टेट कमर्शियल टैक्सेस हो गए, लैंड रेवेन्यू हो गया, स्टैंप ड्यूटी हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, स्टेट एक्साइज ड्यूटीज हो गई, अल्कोहल नारकोटिक्स पे जो स्टेट लगाती है, वो जो टैक्सेस का रेवेन्यू सोर्स है वो स्टेट के पास जाता है। जो सेल्स टैक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमर्शियल टैक्स है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स की। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ये होता है कि जैसे किसी की इनकम बढ़ रही है वैसे ही उसका टैक्स भी बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। जैसे कि टैक्स स्लैब्स होती है ना अलग अलग। सपोज अगर हम माने कि 5 लाख तक गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 5 से 10 लाख तक किसी की इनकम है तो उसको 5% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 से 15 लाख तक किसी की इनकम है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। अगर 15 से 20 लाख है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे टैक्स स्लैब्स होती है गवर्नमेंट की। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। के इनकम के बढ़ने से टैक्स भी साथ ही बढ़ रहा है। अब करंटली टैक्स स्लैब्स क्या है वो आप चेक कर लेना, मैंने एक एग्जांपल के लिए ही आपको बताया था ये टैक्स स्लैब्स। तो जो इंडिया का इनकम टैक्स है ये प्रोग्रेसिव टैक्स भी है और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स भी है। इनकम टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं ना, तो डायरेक्ट टैक्स भी है और प्रोग्रेसिव टैक्स भी है। फिर 1991 में आर्चेलिया कमेटी बनी थी और उसने कुछ टैक्स स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स सजेस्ट करे थे। आर्चेलिया कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी कि जो इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे लगता है, अगर किसी पर्सन की एग्रीकल्चर इनकम 25,000 पर एनम से ज्यादा है, साल की 25,000 से ज्यादा एग्रीकल्चर इनकम है, तो उस पर्सन को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये चेलिया कमेटी की रिकमेंडेशन थी। और इन्होंने साथ ही साथ और भी रिकमेंडेशन दी थी जिसमें जो टैक्स रेट को लोअर करने की बात करी थी और टैक्स स्लैब्स को भी रिड्यूस करने की बात करी थी कि टैक्स स्लैब्स भी कम होनी चाहिए और टैक्स रेट्स भी कम होने चाहिए। फिर एक और कमेटी बनी थी 1992 में जिसका नाम था KL रेखी कमेटी, और इसकी क्या सजेशंस दिए थे? इन्होंने सजेशन दिए थे कि एक यूनिफॉर्म रेगुलेशंस होनी चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए भी, जिसमें आ जाते हैं कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। ये थी KL रेखी कमेटी की रिकमेंडेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे फाइनेंस कमीशन, जिसमें आप 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो इंडिया में लगाए जाते हैं एंड GST। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।